क्या दोस्तों आपको पता है खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? किस महान क्रांतिकारी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 2 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर सीसा युक्त पेट्रोल का उपयोग समाप्त करने की घोषणा किसने की है? वैश्विक स्तर पर सीसा युक्त पेट्रोल का उपयोग समाप्त करने की घोषणा यूएनईपी ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएनईपी। यूएनईपी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का पूर्ण स्वरूप है, हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और सीसा युक्त और सीसा मुक्त ईंधन के बीच मुख्य अंतर एडिटिव टेट्राएथिल लीड है। क्या? सीसा युक्त जो ईंधन है इनमें यह एडिटिव टेट्राएथिल लीड होता है, और सीसा मुक्त ईंधन में दोस्तों एडिटिव टेट्राएथिल लीड नहीं होता है। और सीसा युक्त पेट्रोल के दहन से हवा में सीसा मुक्त होता है, और सीसा एक भारी प्रदूषक है जो न केवल पर्यावरण को बल्कि इसके संपर्क में आने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। और जुलाई 2021 में अल्जीरिया ने सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जो सीसा युक्त पेट्रोल का उपयोग करने वाला अंतिम देश था। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, सीसा युक्त पेट्रोल का उपयोग करने वाला विश्व का अंतिम देश कौन था? अल्जीरिया। और उन्होंने कब बंद किया है? जुलाई 2021 से। और परिवहन क्षेत्र ऊर्जा से संबंधित वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 1/4 के लिए जिम्मेदार है, और वर्ष 2050 तक इसके 1/3 तक बढ़ने की भी आशंका है। और यहां हमने जिक्र किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। तो यूएनईपी एक बार फिर से फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और 5 जून 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। तो यहाँ 5 जून का जिक्र किया गया है। 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यूएनईपी का कार्य क्या है? इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना, और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना, यह है यूएनईपी का कार्य। और यूएनईपी द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट्स की बात करें तो यूएनईपी जारी करता है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इन्वेस्टर इनटू हेल्दी प्लेनेट रिपोर्ट, यह जारी करता है यूएनईपी। और यूएनईपी द्वारा चलाए गए प्रमुख अभियानों की बात करें तो बीट पॉल्यूशन, क्या? बीट पॉल्यूशन, यूएन 75, विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ। तो दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण अभियान यूएनईपी के द्वारा चलाए गए हैं। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? केन्या की कैपिटल नैरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर स्थित है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है 2 सितंबर को, यानी कि आज ही 2 सितंबर कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? वर्ल्ड कोकोनट डे। और नारियल की खेती हमारे देश में लगभग कितने लोगों को रोजगार प्रदान करती है? यह नारियल की खेती हमारे भारत देश में तकरीबन 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है। और देश में नारियल की सघन खेती कहां की जाती है?
तो 4 दक्षिणी राज्य में नारियल की सघन खेती की जाती है। यह 4 दक्षिणी राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और इन 4 राज्यों में से देश का 90% तक का नारियल प्राप्त किया जाता है। क्या यह 4 राज्यों में हमारे देश के 90% नारियल प्राप्त किए जाते हैं? नारियल के पेड़ से बनी वस्तुओं के निर्यात से हमारे देश को लगभग कितने रुपए की राष्ट्रीय आमदनी होती है? 470 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आमदनी हमारे भारत देश को होती है। और नारियल का साइंटिफिक नेम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। नारियल का साइंटिफिक नेम कोकस न्यूसीफेरा। और दुनिया का मुख्य नारियल उत्पादक देश कौन सा है? फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। और यहां मैप में देखिए, यह है हमारी पृथ्वी और यहां है दोस्तों इक्वेटर। इक्वेटर हमारी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है और यहां बहुत से द्वीपों में बटा हुआ यह देश जिसका नाम है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया और दुनिया का मुख्य नारियल उत्पादक देश भी है। तीसरा क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था? दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यह स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो मैंने आपको कई बार बताया, आकाशवाणी की ओर से दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता चलाई जा रही है, क्विज कॉन्टेस्ट। और प्रति सप्ताह में 2 क्वेश्चन हमारे देश के क्रांतिकारियों से जुड़े हुए पूछ लिए जाते हैं, एक सोमवार को और दूसरा मंगलवार को। जो मॉर्निंग के न्यूज आते हैं इनमें यह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, और इसीलिए करंट अफेयर में आए हैं हमारे लोकमान्य तिलक जी। लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज्य के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। और लोकमान्य तिलक का मराठी भाषा में दिया गया नारा, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। दोस्तों, मुझे मराठी नहीं आती है लेकिन मैं यहां पढ़ने की कोशिश करता हूं कि हमारे लोकमान्य तिलक जी का यह मराठी भाषा में दिया गया नारा, मेरे साथ साथ बोलिए, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह बहुत ही प्रसिद्ध नारा और दिया था हमारे लोकमान्य तिलक जी ने। और उनका एक फेमस कोट्स जो मुझे पसंद आया तो मैं आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? ओके। नम्रता, प्रेम पूर्ण व्यवहार तथा सहनशीलता से मनुष्य को क्या देवता भी तुम्हारे वश में हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने कौन सा मेडल जीता? यह टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स में हमारे भारत देश के मरियप्पन थंगावेलु ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिल्वर मेडल। और मरियप्पन थंगावेलु को इमेज में आप देख सकते हैं किस इवेंट से जुड़े हुए हैं? हाई जंप से जुड़े हुए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक जीता है, तो हमारे शरद कुमार ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। तो दोनों के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। और स्वर्ण पदक अमेरिका के सैम ने 1.88 मीटर की छलांग लगाकर अपने नाम किया। और पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदकों के साथ 30वें स्थान पर है। और दोस्तों, जब तक मैं यह पढ़ा रहा हूं तब तक का यह आंकड़ा है, शायद बदलाव हो सकता है, क्योंकि कोई भी देश यदि अधिक मेडल जीत जाता है तो तुरंत दोस्तों यह पदक तालिका को अपडेट किया जाता है। और पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर है, ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है और रूस पैरालंपिक कमेटी तीसरे स्थान पर है। 5वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत व्यावसायिक इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर में यह नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत व्यावसायिक इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित शाह।
जम्मू कश्मीर के लिए नई केंद्रीय योजना 2021 के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए गृह मंत्री द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल को न केवल भारत के भीतर बल्कि दुनिया भर में ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए व्यावसायिक घरानों तक पहुंच प्रदान की जाएगी। और नई केंद्रीय योजना 2021 में 4 प्रोत्साहन भी है। यह 4 प्रोत्साहन कौन कौन से? पूंजीगत ब्याज सबवेंशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन और गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिंक्ड इंसेंटिव। तो यह 4 प्रोत्साहन भी यह नई केंद्रीय योजना 2021 में शामिल है। और यह योजना जम्मू कश्मीर में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देने में मदद करेगी। और जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास योजना में भी इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की क्षमता है। और दोस्तों, यहाँ जम्मू कश्मीर का जिक्र किया गया है, तो 1 महीने पहले जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन को लेकर करंट अफेयर में आया था। वो क्वेश्चन क्या था? जम्मू कश्मीर में हाल के वर्षों में आतंकी घटनाओं में और बाद में रिक्त स्थान दिया गया है। तो 4 ऑप्शन थे। तो यह जम्मू कश्मीर में हाल के वर्षों में आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है और यह भारत देश के लिए खुशखबरी भी है। और वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में आतंकी घटनाओं में तकरीबन 59% की कमी आई है। कितनी? 59% की कमी आई है। इसी बात को लेकर पिछले मंथ में जम्मू कश्मीर करंट अफेयर में था। छठा क्वेश्चन, श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के को किसने जारी किया है? हाल ही में श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जन्म जयंती मनाई गई और इस अवसर पर 125 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के को जारी किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और स्वामी प्रभुपाद जी का एक फेमस कोट्स मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आप कुछ लाभ के लिए ईश्वर की सेवा करते हैं, क्या? अगर आप कुछ लाभ के लिए ईश्वर की सेवा करते हैं तो यह व्यवसाय है, प्रेम नहीं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 125 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के को जारी किया और लोगों को भी संबोधित किया। और यह सिक्के के हेड और टेल को इमेज में आप देख सकते हैं। और श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी। यह याद रख लो कि श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी और जिसे हरे कृष्ण मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। और स्वामी जी ने 100 से अधिक मंदिरों की स्थापना की और विश्व को भक्ति योग के मार्ग की शिक्षा देने के लिए कई पुस्तकें भी लिखी। 7वां क्वेश्चन, लेथमसस स्नाइप किस देश का भूरे रंग के पंखों वाला सबसे बड़ा स्नीप है? इमेज में आप देख सकते हैं। लेथमसस स्नाइप ऑस्ट्रेलिया देश का भूरे रंग के पंखों वाला सबसे बड़ा स्नीप है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यह लेथमसस स्नाइप करंट अफेयर में क्यों आया है? देखो, शहरी विकास के कारण लेथमसस स्नाइप के आवासों को खतरा बना हुआ है क्योंकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कई स्नीप साइटों को आवासीय विकास और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से खतरा है। और लेथमसस स्नाइप को पहले जापानी स्नीप के नाम से जाना जाता था। क्या? लेथमसस स्नाइप को पहले जापानी स्नीप के नाम से जाना जाता था। और यह पक्षी की एक खास बात है। क्या? यह पक्षी बिना रुके 3 दिन में 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है और कुछ खाता पीता भी नहीं है। दोस्तों सोचिए कि लेथमसस स्नाइप सिर्फ 3 दिनों में 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है और कुछ भी खाता पीता नहीं है। और इनकी असाधारण दृष्टि इन्हें रात में खतरों को पहचानने में मदद करती है जब ये खुले, गीले और कीचड़ वाले क्षेत्रों में चारा चुगते हैं। और ये मई जुलाई के दौरान उत्तरी जापान और पूर्वी रूस के कुछ हिस्सों में प्रजनन करते हैं तथा गैर प्रजनन मौसम जो है सितंबर से मार्च तक का, तो वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बिताते हैं। यह अवसर कब? सितंबर से मार्च तक कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर वो अपना समय बिताते हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इस शरद ऋतु में वेस्टर्न नाइल वायरस के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी?
हाल ही में रूस देश ने इस शरद ऋतु में वेस्टर्न नाइल वायरस के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस देश। हाल ही में रूस ने इस शरद ऋतु में वेस्टर्न नाइल वायरस वेस्टर्न नाइल वायरस के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी थी, क्योंकि हल्के तापमान और भारी वर्षा इसके वाहक मच्छरों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, यह हमें याद रख लेना है कि हल्के तापमान और भारी वर्षा इसके वाहक मच्छरों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और इसीलिए रूस देश ने यह चेतावनी दी थी। और वेस्टर्न नाइल वायरस की बात करें तो वेस्टर्न नाइल वायरस आमतौर पर अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी एशिया में पाया जाता है और इससे वृद्ध लोगों, बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को सबसे अधिक खतरा है। क्या? यह वेस्टर्न नाइल वायरस से सबसे अधिक खतरा किसको है? वृद्ध लोगों को, बच्चों को और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को। और वेस्टर्न नाइल वायरस को पहली बार वर्ष 1937 में युगांडा के वेस्टर्न नाइल जिले में एक महिला में पाया गया था। तो यह फैक्ट भी याद रख लो, वेस्टर्न नाइल वायरस सबसे पहले कब और कहां पाया गया था? वर्ष 1937 में युगांडा के वेस्टर्न नाइल जिले में एक महिला में पाया गया था और इसकी पहचान वर्ष 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों में की गई थी। कौन से पक्षियों में की गई थी? कौवे और कोलंबी फॉर्मिस में की गई थी। वेस्टर्न नाइल वायरस एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है। यह संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से पक्षियों और मनुष्यों में फैलता है और यह मनुष्यों में एक घातक स्नायवीय यानी कि न्यूरोलॉजिकल रोगों का कारण बन सकता है। तो पूरे साइकिल को इमेज में आप देख सकते हैं, मच्छरों के काटने से पक्षियों एवं इंसानों में फैलता है यह वेस्टर्न नाइल वायरस। और मानव में होने वाले वेस्टर्न नाइल वायरस रोगों के लिए कोई विशिष्ट टीका या उपचार अवेलेबल नहीं है। सिर्फ हमें यह ख्याल रखना है कि मच्छर हमें न काटे। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा किला हुआ ज्वालामुखी कहां अवस्थित है? सुर्खियों में रहा किला हुआ ज्वालामुखी अवस्थित है हवाई द्वीप पर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हवाई द्वीप। हाल ही में हवाई के किला हुआ ज्वालामुखी में भूकंप के झटके और क्रैटर के दक्षिणी भाग में जमीन में उभार देखा गया। किला हुआ, जिसे माउंट किला हुआ भी कहा जाता है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह मैप में देखिए आप, ये है अमेरिका और यहाँ पर है यह हवाई द्वीप और हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में यह किला हुआ ज्वालामुखी स्थित है। और हाल ही में विस्फोट के कारण सुर्खियों में रहे ज्वालामुखियों की बात करें तो इक्वाडोर में सांगे ज्वालामुखी है, वहां हाल ही में विस्फोट हुआ। फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी है, वो भी विस्फोट के कारण सुर्खियों में रहा। और इंडोनेशिया के ऐसे 3 ज्वालामुखी जो हाल ही में करंट अफेयर में आए, तो वो 3 कौन कौन से? माउंट सिनाबंग, मेरापी ज्वालामुखी और सेमेरू ज्वालामुखी, यह तीनों इंडोनेशिया देश में स्थित है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप, और वो है अंडमान द्वीप समूह पर। इमेज में आप देख सकते हैं, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वतों की बात करें तो नारकोंडम अंडमान द्वीप समूह पर है, अंडमान द्वीप समूह पर बारातांग भी है। और डेक्कन ट्रैप्स यह महाराष्ट्र में, तो दीनोधर हिल्स यह गुजरात राज्य में और हरियाणा में दोसी हिल है। तो यह सभी याद रख लीजिए। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दीनोधर हिल्स किस राज्य में स्थित है तो हमें याद रख लेना है गुजरात। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किसकी कब्र का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने दारा शिकोह की कब्र का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दारा शिकोह। इमेज में आप देख सकते हैं। माना जाता है कि दारा शिकोह को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे परिसर में कहीं दफनाया गया था, जो मुगल वंश की 140 कब्रों में से एक है। और दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा होगा, दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे।
और दारा शिकोह को इतिहासकारों द्वारा एक उदार मुस्लिम के रूप में वर्णित किया जाता है, जिन्होंने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानताएं खोजने की कोशिश की और उन्हें प्रमुख धर्मों, विशेष रूप से इस्लाम और हिंदू धर्म की गहरी समझ एवं ज्ञान भी था। और वर्ष 1655 में उनके पिता शाहजहां ने उन्हें युवराज घोषित कर दिया, लेकिन शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद वर्ष 1657 में उनके छोटे भाई औरंगजेब ने उन्हें हरा दिया। क्या? औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया और औरंगजेब ने 30 अगस्त 1659 को 44 वर्ष की आयु में दारा शिकोह की हत्या कर दी थी। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल के प्रसिद्ध कोच वासु परांजपे का निधन हो गया? इमेज में आप देख सकते हैं, वासु परांजपे वो क्रिकेट के एक जाने माने कोच थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेट। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच वासु परांजपे का निधन हो गया है। उन्हें सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का गुरु माना जाता था और उन्होंने गावस्कर को सन्नी उपनाम भी दिया था। क्या? यह वासु परांजपे ने हमारे सुनील गावस्कर को सन्नी उपनाम भी दिया था। और वासु परांजपे का जन्म 21 नवंबर 1938 को गुजरात राज्य में हुआ था और वे पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के कोच थे और वह भारत और मुंबई के पूर्व क्रिकेटर जतिन परांजपे के पिता थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 12वां क्वेश्चन, खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? खादी इंडिया क्विज कॉन्टेस्ट का शुभारंभ किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने। शुभारंभ किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खादी को राष्ट्रीय वस्त्र के रूप में अपनाने की नागरिकों से अपील की है। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण कथन है हमारे उपराष्ट्रपति का। खादी को राष्ट्रीय वस्त्र के रूप में अपनाने की नागरिकों से अपील की है। और उपराष्ट्रपति ने शैक्षणिक संस्थानों से यूनिफॉर्म के लिए खादी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। और खादी पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ वस्त्र के रूप में निश्चित ही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नारायण राणे। इमेज में आप देख सकते हैं। तो हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री कौन है? भानु प्रताप सिंह वर्मा। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के नौसेनाओं ने अपतटीय क्षेत्र में पहली बार युद्धाभ्यास किया? हाल ही में भारत और अल्जीरिया देश की नौसेनाओं ने अपतटीय क्षेत्र में पहली बार युद्धाभ्यास किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अल्जीरिया। भारत और अल्जीरिया की नौसेनाओं ने अल्जीरिया के अपतटीय क्षेत्र में पहली बार अभ्यास किया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग को प्रदर्शित करता है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के आईएनएस ताबर और अल्जीरियाई नौसेना के पोत एज्जा दज्जेर ने हिस्सा लिया है। तो भारत की तरफ से हिस्सा लिया है आईएनएस ताबर ने और अल्जीरियाई नौसेना की ओर से हिस्सा लिया है अज्जा दज्जेर नामक पोत ने। और अभ्यास के दौरान भारतीय और अल्जीरिया युद्ध पोतों के बीच समन्वित युद्धाभ्यास, संचार प्रक्रियाओं और स्टीम पास्ट सहित अनेक गतिविधियों का आयोजित की गई है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, खेल और खिलाड़ी के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो खेल और खिलाड़ी के संदर्भ में जो लास्ट 3 ऑप्शन थे वो सही थे और यह जो युग्म था वो गलत था। अंचत शरल कमल वो टेनिस नहीं बल्कि टेबल टेनिस प्लेयर है। तो सही ऑप्शन मिल जाता है ऑप्शन ए। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है अमित जांगीड़, चौहान चेतन सिंह, हर्षा चुडासमा, किंजल चावड़ा। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। तो कृष्णा पटेल, पारुल राठवा, मकवाणा गायत्री और वसावा दिव्येश, इन सभी दोस्तों ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। अंचत शरल कमल
वो टेबल टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर नहीं है। और जाला प्रवीण सिंह, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। तेजस कमोल, म्यूज जोशी और राजेश बोरीचा, इन तीनों दोस्तों ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस तूफान ने अमेरिका के लुसियाना राज्य को प्रभावित किया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कल ही मैंने आपको डिटेल में बताया था किस तूफान ने अमेरिका के लुसियाना राज्य को प्रभावित किया है। तूफान का नाम आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और लुसियाना में तूफान को क्या कहा जाता है वो आपको याद है तो वो भी लिख दीजिए। एक बार लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपको दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।